अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो टॉपिक है बेटा और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर 6 जिसको आपने सॉलिड्स के नाम से याद किया हुआ है, ठीक है, सॉलिड्स के नाम से। तो इसमें हमने ये देखना है कि द फैक्टर्स दैट affects the shape of an ionic solid, ठीक है। The factors that affects the shape of, लिख देते हैं, factors that affects the shape of an ionic solid। सॉलिड की शेप पे क्या इफेक्ट डालता है, तो ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ है। इसको भी थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर आपके पास है बेटा, चैप्टर 6 सॉलिड के नाम से, ठीक है। चैप्टर 6 सॉलिड्स। जी बेटा, ये तो है, हमने अपने लिए आसानी के लिए थोड़ी सी हेडिंग बनाई है, जिनमें से सबसे पहले तो एक चीज याद रखना बेटा कि 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द शेप। 3 फैक्टर्स, ठीक है। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा, हम उस पर आज बात करने वाले हैं। 3 फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नंबर 1, जिसको अभी हमें ग्रीन से लिखता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पहला फैक्टर है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस पर जो है ना जिस पे शेप ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है। दूसरा जो होता है रेडियस रेशो पे डिपेंड करता है, रेडियस रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। और जो थर्ड वन है, ठीक है, वो आपके पास है पुअर कंडक्टिविटी। है अगर कोई एक कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर वो है कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्टिविटी पे इस पर बड़ा डिपेंड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 फैक्टर है इस पर डिपेंड होता है कि वो सॉलिड है, उसकी शेप क्या है, जो चीज़ें होती है उस पर डिपेंड करता है। तो आज का टॉपिक हमारा ये इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, जिसमें हमने ये देखना है कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारा हो गया ये बेसिक पॉइंट, ठीक है। फैक्टर, सबसे पहले जो फैक्टर है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसका नाम हमारे पास क्या है बेटा, उस चैप्टर का जो नाम है, उस टॉपिक का जो नाम है वो हमारे पास आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। तो ये मुझे यहाँ तक कोई पॉइंट मुश्किल हो तो बताएं बेटा। क्लियर हो गया? आगे पॉइंट चलते हैं। नंबर 1 जो है, पहला पॉइंट है वो है आपके पास, पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पॉइंट लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी, तो पहला पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है क्या, ठीक है। पहला पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। याद रखना, कोई भी आयनिक सॉलिड, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं ना बेटा, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, 2 थिंग्स।
कौन कौन से दो चीजों से मिलके बने होते हैं बेटा? नंबर वन तो एक कैटाइन से मिलके बने होंगे, ठीक है, एक एनाइन से बने होंगे। जितने भी सॉलिड्स होते हैं या वो कैटाइन, कैटाइन माने पॉजिटिव चार्ज और एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ये पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजों से सॉलिड मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप एक सोडियम की एग्जांपल देते हैं, जैसे अब आपको मैं एग्जांपल सोडियम की अगर दूं तो पता चल जाएगा। देखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल NaCl की हम देते हैं। अब ये Na है ना, सोडियम, ठीक है बेटा। अब आप गौर से देखें, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो ये Na+1 होगा। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो +1, इधर दो इलेक्ट्रॉन है तो +2, इस तरह आएगा। अब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अगर इसमें देखें ना तो इसमें 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाता है, ये वाला देखो निकल गया, ठीक है। माइनस का मतलब क्या, लॉस हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि एक कैटाइन फॉर्म हो गया। तो हम कह सकते हैं अ कैटाइन इज फॉर्म, एक कैटाइन इज फॉर्म। तो एक कैटाइन आपके पास बन गया, ठीक है। अब इसकी होगी ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, और 2, 8 होगी, क्योंकि इसके आपको चला गया। इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ऐड होगा, क्लोरीन है उसके पास जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ये इसके ऊपर आ जाएगा -1, इसके पास आ जाएगा तो ये होगा -1, ठीक है। ठीक बेटा, ये -1 आ जाएगा इसके ऊपर। अब पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? देखिए इसके पास एटॉमिक नंबर 17 था, 2, 8 और 7। जब ये भी मिल जाएगा तो इसकी शेप बनेगी 2, 8 और 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एन एनाइन इज फॉर्म्ड। यानी कैटाइन कब बनता है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब कैटाइन कब, एनाइन कब बनता है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमने इस तरह बना दिया। अब ये दोनों आपस में, ये देखो ये वाला, ये और ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, देखो कैसे, यहाँ पे Na+ है, +1, और क्लोरीन -1 आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक +1 और -1 है, तो डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसकी एनर्जी -787 किलो जूल पर मोल एनर्जी से रिलीज होती है। माइनस का मतलब क्या होता है? ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इज लॉस, एनर्जी इज लॉस, एनर्जी से निकल जाती है, ठीक है। कितनी एनर्जी निकल जाएगी जब आप क्या हो पाएंगे, इतनी एनर्जी कितनी, -787 एनर्जी लॉस होगी इसमें से, ठीक है। ये तो पहला हमने कर लिया, ठीक है। इसी तरह पहला फैक्टर तो हमें पता चल गया। पहला फैक्टर क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं ये दो चीजों से बने हैं, कैटाइन और एनाइन, ठीक है। तो कैटाइन क्या होता है? कैटाइन कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से लॉस होता है। वही लॉस इलेक्ट्रॉन अगर एक क्लोरीन के साथ ऐड हो जाए तो वो एनाइन बन जाता है। इन दोनों की एनर्जी जो है ना, ये को आपस में प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इससे NaCl बन जाएगा। मैं यहाँ बना भी लेता हूँ, यहाँ पे NaCl बन जाएगा, ठीक है। NaCl न्यूट्रल बनेगा, इससे -787 एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। यहाँ तक तो हमने, अगर इस रिएक्शन को दोबारा देखना, देख बेटा सोडियम है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब क्या, लॉस, तो ये Na+1 बन जाएगा। इसी तरह यही 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्लोरीन के अंदर, ठीक है, तो उससे बनेगा Cl-1। अब बेटा ये आपके पास कैटाइन है और ये एनाइन है, इसको हम लिख लेते हैं बेटा। ये आपके पास कैटाइन है, ये आपके पास एनाइन है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2, 8 और 1 थी, अब इसकी क्या हो गई है? 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस हो गया, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 थी, ठीक है। तो ये जब एक और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 8 और 8 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में, ये कैटाइन और ये एनाइन आपस में रिएक्ट करते हैं, इस Na+ और Cl-
आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इससे बनता है NaCl जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H वो होती है -787 किलो जूल पर मोल। और ये माइनस का मतलब क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि इसमें से एनर्जी लूज हुई है या रिमूव हो गई है, ठीक है जी। सेकंड फैक्टर पर आते हैं, फैक्टर नंबर 2। इसका जो अगला फैक्टर है बेटा, सेकंड फैक्टर, वो आपके पास है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो, ठीक है, ये क्या होता है बेटा? बेटा पहले चीज याद रखना, रेडियस रेशो का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका जो फार्मूला होता है पहले तो वो लिख लें। वो क्या होता है कि रेडियस ऑफ कैटाइन, आपके पास रेडियस ऑफ कैटाइन, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ रेडियस ऑफ कैटाइन, कि कैटाइन का रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन, और एनाइन का रेडियस का रेशो, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, ये आपके पास एक कैटायन है और ये एक आपके पास एनाइन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, रेडियस है ना, देखो रेडियस ऑफ कैटायन, इसका यहाँ से तक रेडियस कितना होता है, इसका कितना होता है। अगर इसका फर्स्ट करो 2 है और नीचे वाले का फर्स्ट करो 4 है, तो 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो रेशो होगा, रेडियस रेशो, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? रेडियस रेशो। तो ये दूसरा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे अब आप एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तब समझ आएगी। जैसे कोई एग्जांपल आपकी बुक में, जैसे NaCl है ना बेटा, NaCl एक सोडियम क्लोराइड है, या सीजियम क्लोराइड आपकी बुक में है, इस तरह एक और जिंक सल्फेट है, ये 3 सल्फाइड आपकी बुक में, ये तीनों। अब देखो बेटा, इनका जो रेडियस रेशो है ना NaCl का, वो 0.522 है। रेशो की यूनिट नहीं होती, ठीक है बेटा, नो यूनिट। मैं लिख देता हूँ नो यूनिट, बिकॉज इट इज रेशो। अच्छा, अब इसी तरह सीजियम क्लोराइड के एनाइन, ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इनके दरमियान जो रेशो होती है वो इतनी आती है। इनके दरमियान जो रेशो है वो 0.93 आती है, और इसके अंदर जो रेशो है 0.40, ठीक है। अब देखो, ये जो रेशो आएगी ना, तो इससे इसकी शेप जो होगी ना वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। और इस रेशो से इसकी जो शेप होगी ना वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगी। जबकि इसके अब देखो, जितनी रेशो डिफरेंट आ रही है, शेप भी डिफरेंट हो रही है। अब इसके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप होती है ना, शेप ये डिपेंड करती है रेशो पे, रेडियस रेशो पे। जिस अगर ये होगी तो ये होगी। अब देखो, इसकी तो रेशो में डिफरेंस आ रहा है, तो बॉडी शेप भी डिफरेंट आ रही है, तो ये तो हो गया इसका दूसरी चीज। अच्छा, अगले थर्ड फैक्टर है, 3 फैक्टर है जिनमें से अभी थर्ड फैक्टर जो है, थर्ड फैक्टर वो क्या है बेटा? देखिए बेटा, थर्ड फैक्टर है वो आपके पास कंडक्टिविटी आती है, conductivity, the ability of substance to pass electricity and heat from them, it's called conductivity, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक और चीज बताता हूँ, ये देखिए सबसे इजी, कि आयोनिक सॉलिड जितने भी होते हैं ना, आयोनिक सॉलिड वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना सॉलिड स्टेट। आयोनिक सॉलिड पुअर कंडक्टर, सॉलिड स्टेट में हो तो ये भी याद रखना, क्योंकि एक्वस फॉर्म में ये या फ्यूज स्टेट में करना है, ठीक है। अब इसकी क्या होते हैं, क्योंकि इसकी रीजन ये होती है ना, अगर मैं रीजन बताऊँ ना, एक तो ये होता है ना कि इसके अंदर जो, एक तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, दूसरी बात ये है कि ये फिक्स पोजीशन होती है एटम लाइन की, ठीक है, ये इसकी फिक्स पोजीशन है। और थर्ड बात ये होती है कि इसकी जो शेप होती है वो क्रिस्टल की ऐसे ही रहती है, ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया। अब ये अगर इसी आयनिक सॉलिड को मैं मोल्टन स्टेट में ले आऊं, मोल्टन स्टेट में ले आऊं, पिघला लूं, हीट करूं, तो फिर ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये बिजली क्या करेगा, अपने में से पास करेगा, ये भी आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे में, अगर मैं एग्जांपल ये NaCl है ना, सॉलिड फॉर्म में, अगर इसमें पानी में डिजॉल्व करूंगा ना बेटा, तो Na पे पॉजिटिव आ जाएगा, देखो Na पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो Cl पे नेगेटिव जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज होती है ना, वो पोलर बन जाती है, और जो चीज पोलर बन जाती है ना, वो क्या होती है, कंडक्टर हो जाती है। तो ये बस ये याद है, एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे जो एक क्यों है नहीं, एक्वस फॉर्म में, याद रखना। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ये 3 फैक्टर्स आज हमने डिस्कस कर लिए, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। जो आप ये समझ लेना कि आज का जो है जो टॉपिक है, उसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि शेप जो ऑफ सॉलिड होती है ना, शेप ऑफ सॉलिड होती है ना बेटा, ये डिपेंड करती है किस पे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आज जो हमने पढ़ा, ठीक है। और 3 फैक्टर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है, क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह दूसरा फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, वो क्या था, रेडियस रेशो, रेडियस रेशो। और थर्ड फैक्टर कंडक्टिविटी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। अगर इस टॉपिक में कोई चीज दोबारा समझनी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा मेरे चैनल केमिस्ट्री विद DNA पे देख सकते हैं। अपना ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम।